सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF ने पाकिस्तान की माशी GDP ग्रोथ में कमी कर दी है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ अब 3.2% रहेगी। अक्टूबर 2025 में ये 3.6% बताई गई थी और IMF ने आलमी मईशत की पेशगोई भी जारी की है। साल 2026 में आलमी तरक्की 3.3% रहने का इम्कान है। अब साल 2027 में इशारा 3.2% भी हो सकती है। स्टेट बैंक के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी नुमाया कमी नजर आ रही है और माली साल 2026 के पहले 6 माह का हम जायजा लें तो FDI 43% तक कम हुई है। इन्वेस्टमेंट की कमी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम $808 मिलियन रहा है और गुज़िश्ता साल अगर हम फिगर्स देखें तो इसी मुद्दत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टोटल वॉल्यूम $1.43 अरब था। ये वाज़ेह कमी इस साल में हमें नजर आ रही है। अब इसी तरह माली साल 2026 के पहले 6 माह में एक्सपोर्ट्स में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। एक्सपोर्ट्स में 8.7% की कमी हुई है, जिससे ये वॉल्यूम $15.18 अरब रहा है और इंपोर्ट्स में 11.28% का इजाफा हुआ है और ये वॉल्यूम $34 अरब से भी तजावुज कर चुका है। दिसंबर में एक्सपोर्ट्स में मुसलसल 5वें महीने भी कमी वाक़ई हुई है। अब अगर सालाना बुनियाद पर हम एक्सपोर्ट्स देखें तो 20.4% ये गिर गई हैं और दिसंबर में एक्सपोर्ट सिर्फ $2.32 अरब रही हैं, जिससे माली साल के पहले हाफ में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ $1 से भी तजावुज कर चुका है। अब इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे रोकें? क्या सिर्फ रेमिटेंसेस के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है? लेकिन वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब करंट अकाउंट भी दिसंबर में हमें माइनस में नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, कितनी चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए? 1.5 साल के बाद पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम भी ख़त्म होने जा रहा है। क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा या फिर हमें मज़ीद प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी? ये तमाम सवालात हम रखेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के सामने। साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जो इस सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, IMF हमारी ग्रोथ में अब कमी बता रहा है, 3.2% ये होती है, तो ये क्या एक बेहतर फिगर होगा इन मजमूई हालात को देखते हुए जो पिछले 1.5 साल से हमारे सामने मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF का जो शरह नमू करने का मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यह है कि सैलाब के असरात तो हुए हैं और यकीनन इससे हमारा जो क्रॉप सेक्टर है, यानी कि अब आप देखिए कि ख़तरा ज़रूर ये है कि कुछ कमी ज़रूर आए होगी हमारे आउटपुट में मुख्तलिफ क्रॉप्स के, और तो इसकी वजह से, और दूसरी तरफ जब आपके एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल का काफ़ी बड़ा वेट है और अगर वहाँ कुछ कमी आ रही है एक्सपोर्ट में तो प्रोडक्शन में भी कमी आ रही होगी और इसके नतीजे में भी शरह नमू जो है हमारे सनती शोबे का वो इस वक्त अच्छा खासा है, मगर वो भी कम हो सकता है। लिहाजा इस वक्त मेरे ख्याल से 3.2% भी कुछ हद तक शायद ज़्यादा हो। मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि ये 2.5 से 3% की रेंज में इस साल शरह नमू रहने का ख़तरा मौजूद है और सबसे बड़ी वजह सैलाब के असरात। और हफीज़ पाशा साहब, ये जो एक्सपोर्ट का फिगर है, चूंकि ये मुस्तकिल कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रही है, तो ये ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी ये 6 महीने में $19 अरब तजावुज़ कर गया, तो यानी साल के बाद हम $40 अरब के खसारे में खड़े होंगे। रेमिटेंसेज हमारी सारी उधर बैलेंस हो जाएंगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त कितनी चैलेंजिंग है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? ये बहुत अहम आपने सवाल किया है और वाकई बहुत परेशानी है, मगर अगर आप हमारे बरामदात को देखें तो जो नुमाया तौर पर कमी आई है तकरीबन 40% से भी ज़्यादा, वो चावल के बरामदात पे है। और ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि बासमती राइस, जिसकी सारी दुनिया भर में डिमांड पाकिस्तान के प्रोडक्ट की होती है, क्या वजह है कि इस वक्त उसकी सेल में भी कमी आई है इंटरनेशनली। अलबत्ता दूसरे जो हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, टेक्सटाइल में कम से कम एक चीज़ तो अच्छी है कि गारमेंट्स में एक्सपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ है, तो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैव डन बेटर। मगर बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है और डाइवर्सिफिकेशन कम है, इसकी वजह से अब मुश्किलात हमें पेश आना शुरू हो गए हैं और हमारे जो
एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान को इस वक्त मौजूद नज़र आ रही हैं। तो सर हमारी वाफी साहब जो चावल की एक्सपोर्ट बढ़ी थी क्या वो ऑर्गेनिक थी, क्योंकि उस वक्त भारत अचानक मार्केट से एक वक्फे के लिए बाहर हो गया था। उस दौरान में हमने देखा 4 अरब डॉलर से भी इसकी एक्सपोर्ट ने तजावुज़ किया, लेकिन जब भारत जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का, बासमती का, वो वापस आया तो वो तो ज़ाहिर कम होनी थी और फिर कॉस्ट भी हम नहीं कंट्रोल कर पाते, कॉस्ट भी हायर साइड पर मौजूद है, तो ये भी एक इशू है। तो फिर ये सारे इशूज़ के रहते हुए हम कैसे इसमें इजाफा कर सकते हैं चावल की एक्सपोर्ट में? ये तो सवाल है कि अब देखना यह है कि क्या वजह है। हो सकता कुछ कमी भी आई हो हमारे उसमें पैदावार में, मगर ज़्यादा असर तो कंपटीशन का, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदुस्तान जो है वो वापस आ गया है और बहुत ही एग्रेसिवली कर रहा है ताकि पाकिस्तान को एक लिहाज से कुछ नुकसान भी पहुंचे। और बात यह है कि न सिर्फ हमारे बरामदात में कमी आई है मगर हमारे दरामदात में बेशुमार इजाफा हो रहा है और ये गैप जो है ये फिर से बढ़ गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ख़तरा ये है कि साल का टारगेट जो है, जो स्टेट बैंक ने भी कल जिक्र किया है कि 1% से भी कम होगा जीडीपी का, तो लग ये रहा है इस वक्त कि खुदा न खास्ता ये 1% से बढ़कर कम से कम 2% तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे रिजर्व्स पर काफ़ी हद तक असर पड़ सकता है और इससे फिर से एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। तो हाफिज़ साहब, इसका मतलब जो हमें हुकूमत ज़ाहिर ये बताती है कि इस वक्त मैक्रो इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो हमें कुछ चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। अब ये सूरत-ए-हाल सामने रखते हुए क्या 20-21 महीने बाद IMF के प्रोग्राम को हम आखिरी करार दे सकेंगे या उसके बाद फिर हमें एक अगले प्रोग्राम की ज़रूरत होगी? देखिए, अगर पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से हटना है तो हमारे रिज़र्व्स तकरीबन इतने होनी चाहिए कि 3 महीने के दरामदात को कवर कर सकें। उसके लिए तकरीबन 18 से 19 अरब डॉलर के रिज़र्व्स चाहिए होंगे। इस वक्त अल्लाह के फजल से रिज़र्व्स मुस्तहकम रहे हैं 16 अरब डॉलर के लगभग, मगर ख़तरा अब पैदा हो रहा है कि एक तरफ आपका तिजारती खसारा बढ़ गया है, दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नुमायां तौर पर कमी आई है, और तीसरी तरफ जो प्राइवेट लेंडर्स हैं यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स, वो पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे हैं लोन के तौर पर। तो नतीजा ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से तवाज़ुन अदायगी हमारी वल्नरेबल हो सकती है। और इस तरह देखना है कि अगले तकरीबन 1.5 साल में क्या होता है। अगर रिजर्व्स वाकई 2.5 से 3 महीने तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हम IMF को खुदा हाफिज कह सकते। तो हाफिज़ साहब, ये जो ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो ये फ़र्क है, ये इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जैसे ही हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इंपोर्ट पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, तो हमें फिर अपनी एक्सपोर्ट पर भी थोड़ी सी रुकावटें लगानी पड़ती हैं। तो इसका मतलब जो हमने अपने उड़ान पाकिस्तान में जो प्लान्स 5 साल के लिए सेट किए उसकी तरफ हम बढ़ेंगे तो फिर इंपोर्ट भी उसी तनासुब से बढ़ती जाएगी। तो ये इसका हल क्या है फिर? बात दरअसल ये है कि हमने एक हथियार जो हमारा होता है आमतौर पर तिजारती खसारे को कंट्रोल करने का, वो है हमारे रुपए की कदर, एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान ने इस हथियार को पिछले 1.5 साल से नहीं इस्तेमाल किया है और इसके नतीजे में हमारे दरामदात कम कीमत के हो गए हैं और दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा स्टेट बैंक जो खुद कह रहा है कि रुपए की कदर 5% ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा है, तो कम से कम ये हथियार तो इस्तेमाल करें ताकि हमारे बरामदात में इजाफा हो और दरामदात में कमी आना शुरू हो जाए। इसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट रेट को क़ायम रखा है और उसकी वजह यह है कि दबे दबे अंदाज में उनको लग रहा है कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ख़तरे के वजूहात और उनके नताइज पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए हैं। सिर्फ अंदरूनी हालात की वजह से नहीं, बल्कि जो कंडीशंस इस वक्त सारी दुनिया में एक लिहाज से कशमकश बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखिए कि क्या होता है।
अभी साहब, अगर हम ये आईटी सेक्टर की जो पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट के हवाले से अगर ये हटा दें तो उसको हटा के तो फिर हमारे एक्सपोर्ट्स के फिगर्स बहुत ही नीचे चले जाते हैं। तो ये इसका मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं जिन पर हम रिलाय करते थे उनकी तो फिर बहुत ही इस वक्त बुरी हालत हो गई है। तो ये नए एवेन्यूज़ हमें ढूंढने पड़ेंगे माइनिंग की सूरत में, आईटी की सूरत में, इन पर रिलाय करना पड़ेगा या अपने पुराने सेक्टर्स को भी किसी ना किसी तरीके से बहाल करना पड़ेगा? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन की तो ज़रूरत ऑलवेज रहती है, मगर इस वक्त जो आपके माइनिंग में वक्त लगेगा, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कोशिश कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, मगर शॉर्ट रन में हमें अपने जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंसेंटिव्स देना है और उनको आगे बढ़ाना है, और ताकि उसके नतीजे में फिर से कुछ हद तक हमारा तिजारती बैलेंस वापस आना शुरू हो जाए। और अभी सब शॉर्ट टर्म में हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में कमी की एक्सपेक्टेशन थी, डिमांड भी थी बिजनेस कम्युनिटी की, वो नहीं किया गया। पिछली बार कमी की गई थी माइनर सी, इस बार अगर सिंगल डिजिट में ले आते तो क्या कोई बड़ा शिफ्ट हो सकता था? क्या उससे एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो सकती है? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी बहुत कम हो चुकी है। मुझे तो इस बात का इतना अफसोस है कि हमारा जो सनती शोबा है उसमें जो सरमायाकारी है वो पिछले 25 साल से भी कम है। तो ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है, और यकीनन लोगों का ख्याल ये था कि स्टेट बैंक कम से कम ये करेगी कि आधे से 1% कम करेगी हमारे सरे सूद को, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ों की परेशानी है जिसका उन्होंने कुछ दबे दबे अंदाज में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जिक्र किया है। तो अभी साहब, ये ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर्स वाले जब ये अपना सर्वे करते हैं, हम देखते हैं 75% का एतमाद होता है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान के हालात पर या इन्वेस्ट करने पर। सर्वेस के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं, बड़ी हायर परसेंटेज होती है, लेकिन अमली तौर पर वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट होता हुआ हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? देखिए, बाहर का जो इन्वेस्टर है उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, और सबसे पहला इंडिकेटर जो देखता है फॉरेन इन्वेस्टर वो ये कि ये मुल्क में क्या शरह-ए-नमू मुनासिब है, 5%, 6%, क्या ये माशी हालात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और सेल्स में इजाफा हो रहा है, और नए इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जब वो देखते हैं पाकिस्तान के केस में, आप ये देखिए कि पिछले 3 साल हमारा शरह-ए-नमू 2% तक भी नहीं रहा। तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर तो नया आने से रहा। जो पोजीशन है कि इस वक्त पुराने इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, और ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बहुत ही परेशान कुन मौजूद है। तो एक आखिरी सवाल हफीज़ साहब के, ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही है, तो हमने जो टारगेट्स फिर सेट किए उसको थोड़ा सा हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। पहला ही साल हमारे लिए इतना चैलेंजिंग रहा है, तो ये आगे के 4 साल में हम कैसे अपने अहदाफ की जानिब बढ़ सकेंगे, या अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी सोच आ सकती है, इनकलाबी सोच, जो कि टारगेट्स की तरफ पाकिस्तान को कामयाबी से ले जाए? देखिए, इस वक्त जो कल का स्टेटमेंट आया स्टेट बैंक का, वो दबे दबे अंदाज में लगता ये है कि कुछ परेशानियां मौजूद हैं और ख़तरा ये है कि वो बढ़ेंगे, ख़ास तौर पे सारी दुनिया भर में जो हालात हो सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को बड़े सोच समझ के चलना है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने आपके पास हथियार मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करें, खर्चे कम करें, टैक्स के रेवेन्यूज़ को फैलाएं, नए नए सेक्टर्स में टैक्स निज़ाम लाएं, और तीसरी तरफ आप एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखें। और इस तरह के आपको स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। बस अब ये देखना है कि आने वाले हफ्तों में और महीनों में कहीं फिर से खुदा न खास्ता हालात कुछ परेशान कुन ना होना शुरू हो जाए, खुदा न खास्ता। और अभी सब इंटरेस्ट रेट को भी सिंगल डिजिट में ले आए, जो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है, वो एक बेहतर फैसला होगा इकॉनमी के लिए। बिल्कुल होगा, और इसलिए कि इन्वेस्टमेंट स्लम्प इतना बड़ा मैंने कम से कम पिछले 30 साल में तो नहीं देखा था। तो अब ये देखना है कि क्या होता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर इक़्तिसाद मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पर एतमाद है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी सी चीज़ है जो अभी हफीज़ साहब से बात हुई डिटेल से, और आने वाले सेगमेंट में जो हम बात करेंगे। लेकिन देखते हैं कि ओवरसीज़ किस बुनियाद पर इस वक्त पाकिस्तान में भरोसा कर रहे हैं, और फिर आने वाले दिनों में क्या वाकई ये इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र भी आती है या नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दिसंबर 2025 में चावल एक्सपोर्ट्स में नुमाया बेहतरी देखी गई है और माहाना बुनियाद पर एक्सपोर्ट्स में 14% का इजाफा हुआ है, और इस बेहतरी की बड़ी वजह बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स में 50% से ज़्यादा इजाफा था। ओवरऑल दिसंबर में 4,89,000 टन चावल बरामद किए गए, और इसी तरह पाकिस्तान अब दिसंबर में दुनिया का तीसरा बड़ा चावल का एक्सपोर्टर बन गया है। भारत और थाईलैंड पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब इससे जाहिर होता है कि चावल के शोबे में कुछ हद तक बहाली आ रही है। UAE सबसे बड़ा खरीदार रहा है और चाइना इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। अफ्रीकी ममालिक जैसे तंजानिया, कीनिया और आइवरी कोस्ट में भी पाकिस्तानी चावल की इस वक्त अच्छी डिमांड रही है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में भी बासमती की एक्सपोर्ट्स खासी बेहतर हुई हैं। एक अहम तब्दीली वस्ती एशिया की मंडियों में नजर आई है। काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को बराह रास्त एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। पहले ये तजारत ज़्यादातर अफगानिस्तान के रास्ते होती थी, सरहदी मसाइल के बाद बराह रास्त रास्ते इख्तियार किए गए, और ये एक स्ट्रक्चरल तब्दीली समझी जा रही है जो मुस्तकबिल में भी यकीनी फ़ायदा दे सकती है। अब इस पॉजिटिव तस्वीर के बावजूद ओवरऑल सूरत हाल फिर भी तशवीशनाक रही है। जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि इस जो फिस्कल ईयर इस वक्त जारी है उसके पहले 6 माह के दौरान चावल की एक्सपोर्ट्स में मजमूई तौर पर 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। ग़िज़ाई अजनास की मजमूई एक्सपोर्ट्स में 40% से ज़्यादा की कमी आई है। अब इससे जाहिर होता है कि दिसंबर की बेहतरी एक महीने की या वक्ती बेहतरी तो क्या इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसे एक्सपोर्ट्स में मुकम्मल बहाली या बेहतरी करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि मोमेंटम बरकरार ना रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल कॉम्पिटिशन बहुत सख्त है, भारत में पैदावार ज़्यादा है लेकिन आलमी तलब में कमी है। इसके अलावा फ्रेट और लॉजिस्टिक्स के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, उसके अखराजात बढ़े हैं, मुल्की सतह पर पॉलिसियों में अदम तसलसल है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से कीमतें बढ़ जाती हैं। इन अवामिल से एक्सपोर्टर्स भी ज़ाहिर मुतासर होते हैं। मुल्क को जहाँ एक्सपोर्ट के महाज पर मुश्किलात का सामना है वहीं कुछ पॉजिटिव पहलू भी मौजूद हैं। अमरीका में भारतीय चावल पर 50% टैरिफ से पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। ईरान में ज़र मुबादला की कमी ने पाकिस्तानी चावल को ज़्यादा काबिल कबूल बनाया है। अगर पॉलिसी रिफॉर्म्स की जाएँ तो ये मौके लॉन्ग टर्म में अच्छे नताइज दे सकते हैं। अब ये मोमेंटम किस तरह सकता है, ये जो माजी में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है वो किस तरह से रिकवर हो सकती है, गैप जो आ गया है वो कैसे फिलअप हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मलिक फैसल जहांगीर साहब, चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल जहांगीर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो हम 6 महीने के फिगर्स देख रहे हैं जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में, उसमें हमें 49-50% की कमी एक्सपोर्ट्स में नज़र आ रही है, लेकिन जो लास्ट मंथ है दिसंबर, उसके नताइज बड़े हौसला अफजा हैं, दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। तो अब ये मोमेंटम कैसे कैरी किया जा सकता है? जी बिल्कुल जी, हमारी अनफॉर्चुनेट है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में खासी कमी देखी गई है, बट इस मोमेंटम को कैरी ऑन करने के लिए वी विल हैव टू बी कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। हम लोग इस टाइम पे बिलखसूस अपनी बासमती जो कि पाकिस्तान की एक GI टैग प्रोडक्ट है, उसमें वी आर करंटली अराउंड 35-40% मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर। और उसके साथ साथ अगर हम नॉन बासमती की बात करें सो वी आर करंटली स्टिल एक्सपेंसिव देन अदर सप्लायर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें थाईलैंड है, इंडिया है, वियतनाम है। तो ये सारे मुल्कों को अगर जब हम मद्देनज़र रखें तो हमारी कीमतों में जो इस टाइम पे एक जो इजाफा है उसको वी विल हैव टू कर्ब समहाउ, कि हम लोग वी विल हैव टू बी कंपेटिटिव इंटरनेशनली, कि हमारी कीमतें जब तक नीचे नहीं आएंगी तो एक्सपोर्ट का ये तसलसल जारी रखना खासा मुश्किल होगा। सही। तो फैज़ साहब, ये एक स्पेसिफिक टाइम तक हमने देखा कि जो मेजर मार्केट्स थी उससे इंडिया आउट रहा और उसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया, हम $4 बिलियन तक पहुँचे। उस फिगर तक दोबारा पहुँचना या उससे आगे निकलना क्या इन चैलेंजिंग हालात में मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जी, जब इंडिया मार्केट से आउट हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने जब उस मार्केट गैप को फिल किया वो तभी मुमकिन हुआ जब हमारे पास इतना प्रोड्यूस अवेलेबल था। अगर फर्ज माल हमारे पास इतनी बड़ी क्रॉप ना होती तो हम ये एक्सपोर्ट कभी अचीव ना कर सकते। हमने हमेशा एक ही बात की है, ग्रो मोर एंड एक्सपोर्ट मोर। आज भी हमारे पास उसी तादाद में चावल मौजूद है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस, कि जिसको हम एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला के ज़खायर भी ला सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपनी नुमाया प्रेजेंस भी जारी रख सकते हैं।
तो उसके लिए ऑल वी नीड टू डू इज लुक एट आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो चाहे फार्म लेवल से लेके ऑल द वे अप टू द बायर्स, जो भी हमारी उसमें सप्लाई चेन में है, उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, उसमें फार्म लेवल सब्सिडीज हैं, उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैं, या इन जनरल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। इन सारी चीज़ों में जब तक हम इंटरनेशनल मंडियों के मुकाबले पे नहीं आएंगे, आई डोंट सी हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई बेहतरी आए। तो फैज़ साहब, जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन है वो हमारी लोकल कंजम्पशन और एक्सपोर्ट को पैरेलल सेम टाइम वो पूरी करती है, उसकी डिमांड को, उसमें तो कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है? देखिए, पाकिस्तान इज अ व्हीट ईटिंग नेशन प्राइमरीली, वी आर नॉट, हम चावल पाकिस्तान में खासा व्हीट के मुकाबले में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। और जो हमारी क्रॉप का साइज है, अगर उसको हम मद्देनजर रखें, 2.5 मिलियन टन हमारी इंटरनल कंजम्पशन है, और हमारी जो क्रॉप का साइज है दैट इज क्रॉस 10 मिलियन टन या 12.2 मिलियन एकड़ करंटली हमारा क्रॉप साइज है। अगर इन चीजों को देखा जाए तो हमारी 2.5 मिलियन टन इंटरनल कंजम्पशन है, वी स्टिल हैव 4 टाइम्स आवर रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज ऑल एक्सपोर्टेबल सरप्लस। अच्छा, और ये इतनी ज़्यादा कंजम्पशन होने के बावजूद भी लोकल मार्केट में हम कीमत को इतना हायर साइड पर क्यों देखते हैं? यानी अगर नॉर्मल क्वालिटी का भी बासमती है तो वो आपको 300 से ऊपर 350, 325 पर केजी की रेंज में नज़र आता है, फिर ये इसकी क्या वजह है सरप्लस होने के बावजूद भी? लेकिन जी, उसमें मैं दोबारा ये दोहराऊंगा कि हम मुआवजा करेंगे अपनी प्राइसेस का। बासमती दुनिया में 2 ही मुल्कों में है, पाकिस्तान और इंडिया, और जब हम इंडिया की प्राइसेस इसका मुआवजा करें तो वहां पे सबसे पहले आप देखें फार्म लेवल पे किस हद तक सब्सिडीज दी गई हैं, क्या पाकिस्तान में ये लेवल ऑफ सब्सिडीज मौजूद है फार्म लेवल पे। फिर उसके बाद आगे जो आपके जो लोकल मिलर्स हैं, क्या उनकी वही कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, क्या उनकी वही बिजली की कॉस्ट है, क्या उनकी वही टैक्सेशन की कॉस्ट है जो कि इंडिया में है। कतई तौर पे ऐसा नहीं है हम उनसे खासे ज़्यादा हैं, कोई फार्म लेवल पे सब्सिडी नहीं है, कोई हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट वहाँ पर 13 रुपए का है, हमारे यहाँ आज भी 66 रुपए का है, और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वहाँ पर 6% पे है, हमारे यहाँ आज भी सब्सिडाइज चले एक्सपोर्टर को 9% पे है, बट एक लोकल मिलर के लिए तो वो 11% पे है, और प्लस जब बैंक का स्प्रेड डलता है तो वो और एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो पाकिस्तान का राइस सेक्टर है, ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली हैविंग अ ग्रे इकोनॉमी इन आवर जीडीपी, तो उसमें जो आपकी लोकल जब पैडी प्रोड्यूस आती है तो उसमें नॉन स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट खासी बढ़ चुकी है, जिसका कोई प्रॉपर हमारे पास ट्रेसेबिलिटी भी नहीं है, और वो राइस मिलर्स भी नहीं है, दे आर प्योरली हियर टू अर्न सम प्रॉफिट्स। वो चाहे वीट के स्टॉकिस्ट थे, मेज के थे, तो अब स्टॉकिस्ट राइस में भी खासे आ चुके हैं, जिस वजह से एक्सपोर्टर को प्राइस भी जो है वो एक प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा हाथों में ये बढ़ चुकी है। और द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी प्रोड्यूस के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4 गुना ज्यादा है। अच्छा। तो वो सारा जब आप ये सारे स्टॉक्स फार्मर के बाद जब इधर डाइवर्ट हो जाते हैं तो एक्सपोर्टर को आज एक्सपोर्टेबल सरप्लस खरीदने में मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। तो फैज़ साहब, इसका मतलब जो कॉस्ट सबसे बड़ा इशू है आप लोगों का, ये बताइएगा कि इस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और लेट सपोज एक आइडियल अजम्पशन हम करें कि इस कॉस्ट को अंडर कंट्रोल लेकर आ भी जाया जाए तो फिर हमारा जो एक्सपोर्ट का फिगर है वो कहाँ तक जा सकता है, कितनी कैपेसिटी है हमारी मैक्सिमम जाने की? देखिए जी, मैं रेफर करूंगा 2020-2021 की नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की रीप की एक मीटिंग को कि जो प्राइम मिनिस्टर ने हेड की थी, तब हमारी एक्सपोर्ट 2.1 से लेकर 2.5 अरब डॉलर तक रहती थी। पर्टिकुलरली उस साल में 1.9 अरब डॉलर थी। उस मीटिंग में हमने उनको ये प्रॉपर प्रेजेंट किया और गवर्नमेंट को बताया कि सन 2027 तक हम इसको 5 अरब डॉलर पर ले जाएंगे। हमने 2023 में उस 1.9 की एक्सपोर्ट को उठा के 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करके दिखाई। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात हुए, वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स इंक्वायरी थी, एक्सपोर्टर्स में कुछ डिस्करेजमेंट आई, फिर अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनेशनली कंपेटिटिव ना रह सके, जिस वजह से आज हमारी एक्सपोर्ट में दोबारा ये डिप आया है। बट द गुड थिंग इज कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस मौजूद है। आज नहीं तो कल जब इसकी इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्राइसेस हो जाएंगी तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और फैज़ साहब, अभी फैसिलिटेशन क्या इस वक्त आपको दरकार है, यानी हुकूमत क्या अपना बेहतर आप लोगों को ऑफ़र कर सकती है जिसके नतीजे में ये चैलेंजेस थोड़े कम हों, हालात थोड़े बेहतर हों, ये फिस्कल ईयर एक अच्छे नोट पर एंड करे, कैलेंडर ईयर अभी शुरू हुआ है, इसके भी फिगर्स बेहतर हो सकें, क्या हुकूमत आपको इस वक्त फैसिलिटेट करे? देखिए जी, हमें तो सबसे पहले राइस सेक्टर को अब ये बात वो वक्त आ गया है कि अब हम इस चीज़ को समझें कि राइस सेक्टर को अब इंडस्ट्री डिक्लेयर हो जाना चाहिए।
बदकिस्मती है इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सके, जो कि आज से ये आपकी दहाइयों पहले हो चुका होना चाहिए था। बदकिस्मती ये नहीं हो सका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड वे में हमें इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ जो हमारी पेरेंट मिनिस्ट्रीज हैं हम उनको वक्फे से प्रपोजल्स जमा करवाते रहते हैं, तो उस प्रपोजल्स पर वो गौर व फिक्र करें, तो इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान राइस सेक्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक फैसल जहांगीर साहब, चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद एक बार फिर बहाल होता दिखाई दे रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 2025 की परसेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 73% गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान को बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी के लिए काबिल अव्वल मुल्क समझ रही हैं। ये शरह 2023 में 61% थी, जो वाज़ेह बेहतरी की निशानदही करती है। इस सर्वे में 200 से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनीज शामिल थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। अभी बेहतरी एक ऐसे वक्त में सामने दिखाई दे रही है जब पाकिस्तान 2022-23 के शदीद ज़र मुबादला बहरान के बाद इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन में नुमाया कमी के साथ रुपए की कदर में निस्बतन इस्तेहकाम के अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की जानिब से रेटिंग में बेहतरी ने सरमाकारों को एतमाद दिया है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट सरप्लस और सनती शोबे में बहाली के आसार भी पॉजिटिव इशारे दे रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स से बताते हैं कि बड़ी सनतों की पैदावार में 6% सालाना इजाफा हुआ है, जबकि ऑटोमोबाइल की सेल में 32%, सीमेंट की सेल में 10% और खाद की फरोख्त में 24% का इजाफा सामने आया। अब यह ट्रेंड इस बात की भी अलामत है कि मईशत मुकम्मल स्टैग्नेशन का शिकार नहीं है, बल्कि एक स्टेबिलिटी फेज में दाखिल हो चुकी है। लेकिन रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि यह बहाली अभी फ्रेजाइल है। हालांकि महंगाई 23.4% से 4.5% की सतह पर आई है, लेकिन मुस्तकिल पॉलिसीज के तसलसल के बगैर मईशत को अब भी खतरात लाहक हो सकते हैं। जबकि पिछले साल के मुकाबले में फॉरेन रिजर्व्स में 55% का इजाफा हुआ। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स अगरचे पाकिस्तान को प्रैक्टिकली वाइबल मार्केट समझ रहे हैं, मगर उनकी अप्रोच में अब भी बहुत एहतियात का रवैया शामिल है। ज़्यादातर कंपनीज बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट्स के बजाय मरहलावार और महदूद इन्वेस्टमेंट्स को तरजीह दे रही हैं। इसकी बड़ी वजूहात में पेचीदा रेगुलेटरी सिस्टम के साथ टैक्स रिफंड्स में ताख़ीर के अलावा कवानीन के नॉन यूनिफॉर्म जो मसाइल हैं और वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान कमज़ोर हम आहंगी शामिल है। तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के साथ रॉ मटीरियल की कॉस्ट में इजाफा भी इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी तशवीश का बाइस है। इसके अलावा अचानक पॉलिसी तब्दीलियां और क्लियर फाइनेंशियल रोड मैप का फुकदान इन्वेस्टर्स के फैसलों को मुतासिर कर रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मनफी मीडिया कवरेज भी ज़ाहिर एक बड़ा मसला है, जिसके बाइस मौसर बैनुल-अक़वामी कम्युनिकेशन हिकमत अमली की ज़रूरत बढ़ गई है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हुकूमत रेगुलेटरी इस्लाहात के साथ पॉलिसी की कंटिन्यूटी को बरकरार रखे, कॉस्ट में थोड़ी सी कमी करे और इमेज बिल्डिंग पर संजीदा इक़दाम करे, तो पाकिस्तान न सिर्फ मौजूदा इन्वेस्टर्स को बरकरार रख सकता है, बल्कि आइंदा शायद 2 से 3 साल में टेक्नोलॉजी के साथ फार्मा के अलावा FMCG और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में नई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट भी हासिल कर सकता है। लेकिन मुमकिन कैसे होगा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का जो ये सर्वे सामने आया उसमें तो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है, लेकिन जाहिर है बहुत सारे मैक्रो इंडिकेटर्स के ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें अब तक नज़र नहीं आ रहे। ऑन ग्राउंड सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है, एक आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में। तो ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, क्या ये वाकई मौजूद है या सिर्फ ये इन रिपोर्ट्स का हेर फेर है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल मौजूद हैं। अब प्रूवन रिजर्व जो आ रहे हैं, उनका जो लेटेस्ट तखमीना मैंने देखा है उसमें कोई 200 अरब डॉलर का तो तांबा है, कॉपर पाकिस्तान में मौजूद है, कोई 100 अरब डॉलर का सोना, कोई 40 से 50 बिलियन डॉलर का रेयर अर्थ एलिमेंट। तो वसाइल मौजूद हैं। इंटरेस्ट आपने बताया कि वो भी नज़र आ रहा है कि बैरूनी सरमायाकार जो हैं वो उनका कोई एतमाद बढ़ गया है, लेकिन जो एक्चुअल मुंतकिली है सरमाए की वो नज़र नहीं आ रही। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो वसाइल मौजूद है, बैरूनी सरमायाकारों का इंटरेस्ट वो भी लगता है मौजूद है, लेकिन एक्चुअल मुंतकिल नहीं हो रहा। वो कैपिटल जो है वो हरकत में नहीं आ रहा। उस कैपिटल की जो ट्रांसफरेंस है बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर, वो मुंतकिल नहीं हो रहे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि असल फोकस जो है वो होना चाहिए। अब आप देखिए, सऊदी अरामको की रिफाइनरी की बात हो रही थी, कोई $10 बिलियन की बात हो रही थी, वो भी मामला कहीं फंस गया।
एक खलीफा रिफाइनरी की बात हो रही थी, वो कोई $4 बिलियन की बात हो रही थी, वो भी मामला कहीं रुक गया। ग्वादर फ्री जोन जो फेज 2 था, उसमें कोई 3 से 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, वो भी कहीं स्टॉल हो गया है। तो मामला स्टॉल हो रहा है, वसाइल मौजूद हैं, बैरूनी इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन एक्चुअल कैपिटल जो है वो हरकत में नहीं आ रहा। तो अब फारूक साहब, ये पिछले 20-25 साल से जो हालात रहे, उनकी निस्बत तो ये जो बिल्कुल गुज़िश्ता 2-3 साल रहे, रिसेंट पास में सूरत हाल खासी बेहतर रही। SIFC को बनाया भी इसीलिए गया कि ये बैरूनी इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अभी तक जो एनुअल FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो पिछले 20-25 सालों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यानी 25-26 साल में भी हम 50-51 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही हासिल कर सकें। तो ये अब स्टेबिलिटी भी आ रही है, ग्रोथ की तरफ हमें जाना है, लेकिन ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें एक बड़ा जंप क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें? वजूहात क्या है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि वाकई में वसाइल मौजूद हैं, बैरूनी सरमायाकारों का इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है, उसके बावजूद वो मनी इज़ नॉट एक्चुअली मूविंग। वो सरमाया जो है वो वाकई ऑन द ग्राउंड ज़मीनी हकीकत उसकी है कि वो हरकत में नहीं आ रहा। 2 या 3 बड़े मसले जो सामने आए हैं, एक तो बहुत मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है विफाक और सूबों के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन का मसला है, वो हल होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि लैंड एक्विजिशन का बहुत बड़ा मसला है, उसका वो प्रॉब्लम दूर होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। दूसरा और तीसरा बड़ा इशू ये है कि बेशुमार सरमायाकार जो बैरूनी सरमायाकार हैं, वो कहते हैं कि जो कमर्शियल तनाज़ात होते हैं उनका कोई मौसर किस्म का हल पाकिस्तान की अदालतों के पास नहीं। वहाँ पे स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, वो 15-15, 20-20 साल जो हैं वो जो अदालती जो प्रोसीजर हैं वो चलते रहते हैं। तो ये 3 बड़े इश्यूज जो हैं, इनका हल जब तक सामने नहीं होता, तो उस वक्त मुझे महसूस ये हो रहा है कि बेशक वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं, बेशक बैरूनी सरमायाकारों का इंटरेस्ट उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल फंड जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर दाखिल होते नज़र नहीं आ रहे। और फारूक साहब, ये अगर मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल करने की जानिब जाए भी हुकूमत, रेगुलेटरीज़ को आसान किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो, तो भी ये चंद एक सेक्टर ही इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल हैं। यानी जैसे माइनिंग सेक्टर में, या ये जो EV सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इसमें, या जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं उनमें भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तवक्को कर सकते हैं। देखिए, एक तो जो हमारे जिसको हम कहते हैं लेगेसी सेक्टर, जो एस्टेब्लिश सेक्टर्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की 2 बड़ी वजूहात जो रुकावटें हैं 2 बड़ी, वो एक तो बिजली का रेट। अब अगर 21-22% हम यूनिट का बिजली का रेट पाकिस्तान में बेचेंगे और हमसाय ममालिक में वो उससे आधा होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है टेक्सटाइल के अंदर या बाकी जो हमारे इस्टेब्लिश सेक्टर हैं उनके अंदर किसी किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। दूसरा बहुत बड़ा मसला है कॉर्पोरेट टैक्स का। अब कोई 193 ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, शायद 1 या 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का रेट पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स रेट से ज़्यादा है। अब पाकिस्तान की जो शरह है कॉर्पोरेट टैक्सेशन की, वो कोई 50-55% तक पहुँच जाती है। अब कंपनी को अट्रैक्ट करना कि वो पाकिस्तान में आए, वो $100 कमाएं और उसमें से $50-55 जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा करवा दें, ये एक वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। तो एक ये 2 प्रॉब्लम जो है ये हमारे इस्टेब्लिश सेक्टर्स में मौजूद। लेकिन जो मिनरल्स का सेक्टर है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सेक्टर है, उसमें दुनिया की कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि जिस तरफ अब यूरोप जा रहा है 2030 में, वहाँ पे वो ज़ीरो एमिशन में चला जाना है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मामला है, सोलर पैनल्स का मामला है, और उनके पीछे जो बैकबोन है वो कॉपर है, और वो खुदा ने पाकिस्तान को बहुत बड़े ज़खायर दे रखे हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पोटेंशियल है, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम जो हैं विफाक और सूबों के दरमियान की कोऑर्डिनेशन का मामला है, लैंड एक्विजिशन का मामला है, फिर अदालती निज़ाम जो है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कमर्शियल मामला है, ये जब तक दूर नहीं होते तो एक्चुअल ज़मीनी हकीकत में या ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से एक्चुअल सरमाया हरकत में आता नज़र नहीं आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।